नमस्कार। आज हम लोग चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। चौहान वंश मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पृथ्वीराज चौहान। हाँ बिल्कुल सही। आज हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि चौहान वंश का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका अंत कैसे हुआ, और भारत में जो है इस्लामिक डायनेस्टी का, इस्लामिक जो वंशज जो था, इस्लाम वंश का शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, आज हम लोग ये 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, ये चौहान कोई शुरू से ही नहीं थे। ठीक है ना, ये जो थे पहले प्रतिहार शासक, गुजरात, प्रतिहार शासक कहाँ पे था? गुजरात में। तो गुजरात में प्रतिहार शासक के ये सामंत थे। ठीक है ना, कौन? ये मतलब पृथ्वीराज नहीं, इनके वंशज जो लोग थे वो क्या करते थे? प्रतिहार शासक में सामंत का काम करते थे। ठीक है, बाद में ये लोग अपना जो है थोड़ा सा शक्ति बढ़ाए। ठीक है ना, अपना सूझबूझ से क्या है, अपना एक अपना जो है डायनेस्टी का निर्माण किए, वंश का निर्माण किए। ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं चौहान वंश। ठीक है, तो देखिए ये गुजरात के प्रतिहार शासक यहाँ ये लोग क्या करते थे? सामंत का काम करते थे। देखिए पृथ्वीराज चौहान का जो प्रथम जो संस्थापक थे, ठीक है ना, चौहान वंश के जो संस्थापक थे, कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। ये क्या थे? चौहान वंश के संस्थापक थे, यानी कि प्रथम किंग थे, प्रथम राजा थे। ठीक है ना। सेकेंड है, देखिए चौहान वंश में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फेमस कौन हुए? सबसे पहले तो ये तो वासुदेव जो थे संस्थापक होने के कारण फेमस हो गए। सेकेंड, चौहान वंश में एक और शासक जो थे उस बहुत ज्यादा फेमस थे, वो कौन थे? अरुणोराज थे। कौन थे? अरुणोराज थे। इनका साहित्य में बहुत रुचि था जी। किस चीज में रुचि था? साहित्य में बहुत रुचि था। इनके दरबारी जो थे, अरुणोराज के दरबार में एक दरबारी थे जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव। क्या नाम था? विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव। देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हरिकेली की रचना किसने की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा ये पूछा जाता है कि हरिकेली की रचना किसने की? तो किसने की? कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव, यही हरिकेली की रचना की। और ये हरिकेली की भी क्वेश्चन आता है कि हरिकेली की रचना किस भाषा में की गई? तो किस भाषा में की गई? संस्कृत भाषा में की गई। ठीक है ना। ये जो दरबारी थे विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव, ये क्या थे? ये एक मतलब कहानीकार थे। जैसे विलियम शेक्सपियर क्या था? क्या था? ड्रामा करता था ना, वो स्टोरी लिखता था, ड्रामिस्ट था। उसी तरह से ये जो विग्रहराज चतुर्थ थे क्या थे? ये भी मतलब नाटक साहित्यकार है ना, वो लिखते थे। और इनका जो मेन जो रचना, सबसे जो मुख्य रचना है वो क्या है? हरिकेली। मुख्य मतलब रचना तो सब मुख्य होता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। और ये किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है अरुणोराज के बाद आते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब यहीं से चौहान वंश जो है पूरा फेमस हो जाता है। ठीक है ना। चौहान वंश इसलिए फेमस हुआ क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक थे। ठीक है ना, दिल्ली के हिंदू सबसे अंतिम शासक थे, मतलब अंतिम हिंदू शासक दिल्ली सल्तनत के कौन थे? वो थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इसके बाद तो पूरा इस्लामिक डायनेस्टी आ गया जी। ठीक है ना, सब इस्लाम वंशज आया। ठीक है, गुलाम वंश तो कौन वंश खत्म कहाँ पे हुआ? मुगल वंश पे। ठीक है ना। तो पृथ्वीराज चौहान का असली जो नाम था, वो चौहान तो टाइटल था ना, इसका हम लोग बताया ना कि चौहान वंश, जैसे मुगल क्या है? टाइटल था। ठीक है ना, उसी तरह से चौहान तो इस लोग का क्या था? टाइटल था, चौहान वंश। पृथ्वीराज का असली नाम था पृथ्वीराज तृतीय। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान का असली नाम क्या था? तो पृथ्वीराज तृतीय था, ना कि पृथ्वीराज चौहान था। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सबको ज्यादा नोट्स करिएगा। ठीक है ना, ज्यादा कंसंट्रेट करिएगा इस सब क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए ये जो चौहान वंश थे, इन लोग का अब जो पहले राजधानी था, ठीक है, वो कहाँ पे था? नागौर में था। ठीक है ना, राजस्थान के नागौर में। बाद में कहाँ आ गया? कन्नौज में। ठीक है ना, बाद में ये जो कौन है? चौहान वंश का पहले राजधानी था कहाँ? नागौर में। और बाद में वो लोग अपना नया राजधानी कहाँ बनाए? कन्नौज में। ठीक है, अब देखिए पृथ्वीराज के बारे में, देखिए पृथ्वीराज के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं तो जयचंद आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना, जयचंद का नाम सुने होंगे। ठीक है, जैसे राम और रावण है ना, उसी तरह से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। पृथ्वीराज चौहान का बात होगा तो जयचंद का बात भी होगा। जैसे राम का बात होता है तो रावण का बात होता है ना, उसी तरह से।
देखिए पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, गुड फ्रेंड थे, ठीक है ना। ये लोग बहुत सारा जो लड़ाई है मतलब साथ में लड़े थे, ठीक है। लेकिन कुछ कोइंसिडेंस होता है जिसके बाद जो है जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान से नफरत करने लगता है। तो उसका वजह क्या है हम लोग समझेंगे अभी। देखिए सबसे पहले अच्छा देखिए ये जो है तराइन के युद्ध में, हरियाणा का एक मैदान है तराइन, वहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक युद्ध होता है, ठीक है। गौरी कौन था? तो गौरी एक अफगानिस्तान का शासक था, अफगान शासक था। कौन? मोहम्मद गौरी, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी भारत में पहले भी बहुत बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन लूटता था और क्या करता था, लेके चला जाता था। लेकिन इस बार जो उसका नजर था दिल्ली पे था। दिल्ली के राजा कौन? दिल्ली सल्तनत का राजा कौन? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान को वो हरा के दिल्ली के खजाना को लूटना चाहता था। उसका सपना था कि हम भी दिल्ली को अफगानिस्तान को दिल्ली के तरह क्या बना दे, सोने की चिड़िया बना दे। मतलब भारत की तरह अफगानिस्तान को भी हम लोग क्या बना दे, सोने की चिड़िया बना दे। इसीलिए वो दिल्ली को क्या करता, दिल्ली को लूटना चाहता था, ठीक है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पास अथाह खजाना था, सोना चांदी का भंडार था, ठीक है ना। तो हरियाणा के तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच में एक युद्ध हुआ। कब? 1191 ईस्वी में। कहा? तराइन के मैदान में। तराइन कहाँ है? तराइन का मैदान कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है ना। किसके बीच लड़ाई होता है? गौरी और चौहान के बीच में, ठीक है। जिससे देखिए गौरी हार जाता है, ये डाउन मतलब हार गया, और अप मने हम देखिए गौरी जो है डाउन लिखे हैं और चौहान क्या है, अप लिखे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि गौरी हार गया और चौहान इसमें जीत जाते हैं। तो इस तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों मिल के लड़े थे। किससे? मोहम्मद गौरी से। और कौन विजय होते हैं? चौहान विजय होते हैं, ठीक है ना। इस युद्ध में चौहान का नेम फेम बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जो ये था कौन? जयचंद जो था, ठीक है ना। जयचंद चूंकि वो भी राजपूत शासक था और पृथ्वीराज चौहान भी क्या थे? राजपूत शासक थे, ठीक है। तो राजपूत शासक जो जितना नेम फेम किनका था? पृथ्वीराज चौहान का था। उनका नेम फेम जयचंद के पास नहीं था। ये दोनों गुड फ्रेंड थे, लेकिन मन ही मन, इसीलिए मन ही मन जयचंद क्या करता था? पृथ्वीराज चौहान से क्या करता था? ईर्ष्या करता था। अब देखिए इसका ये तो इसमें ये मोहम्मद गौरी और चौहान जो का लड़ाई हुआ, जिसमें चौहान का साथ कौन देते हैं? ये जयचंद देते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है तराइन वाला युद्ध में, बड़का प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए जयचंद की एक बेटी थी, नाम था संयोगिता। जयचंद की एक बेटी थी, नाम था संयोगिता, याद रखिएगा, ठीक है। संयोगिता जो है पृथ्वीराज चौहान को बहुत लाइक करती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। अब कोई भी राजा है, ठीक है ना, बलशाली है, शक्तिशाली है, दिल्ली सल्तनत पे राज है, ठीक है, तो ऐसा आदमी से तो कोई भी प्यार करने लगेगा जी, है ना। तो लेकिन वो ऐसा वाला प्यार नहीं था, मतलब सच्चा वाला प्यार था। कौन? संयोगिता करती थी किससे? पृथ्वीराज चौहान से। ये बात पता चलता है किसको? जयचंद को। अब जयचंद कहता है कि हम तुम्हारा शादी अपना दुश्मन से कर सकते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? ईर्ष्या के कारण। वो नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान जो है मतलब इतना उसको नेम फेम मिले, ठीक है ना। वो उसको टक्कर देना चाहता था। उसकी इसी तरह से जो उसका जो कन्नौज जो राजधानी था, उसको उस एरिया को, उस क्षेत्र को हथियाना चाहता था। तो ये जब बोला जयचंद अपनी बेटी को कि हम तुम्हारा शादी अपना दुश्मन से कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पृथ्वीराज चौहान से तुम्हारा शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो संयोगिता थी अपने इन्फॉर्मर मतलब जो खबरी होता है, ठीक है ना, उससे संदेश भिजवाती है किसको? पृथ्वीराज चौहान को, कि मेरा जो है बाप क्या है, जो जयचंद जो है मेरे लिए एक स्वयंवर रख रहा है, उसमें सभी देश के सभी राजपूत राजाओं को आमंत्रण दे रहा है, बस केवल एक आपको नहीं दे रहा है, ठीक है ना। आप हमको यहाँ से ले चलिए, ठीक है। तो जब स्वयंवर हो रहा था तो
देश के बहुत सारे राजपूत राजा, ठीक है, वहां पे लाइन में लगे हुए थे। जैसे आप लोग महाभारत देखे होंगे अभी हाल फिलहाल में एकता कपूर वाला, उसमें बहुत अच्छा तरह से स्वयंवर को दिखाया गया है, जिसमें द्रौपदी का जो स्वयंवर होता है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा तरह से दिखाया गया। उसी तरह से जब स्वयंवर हो रहा था तो सभी जो था राजा जो था बहुत सारे लाइन में लगे हुए थे, ठीक है ना, लेकिन संयोगिता जो है किसी के गले में वरमाला नहीं डालती है। जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान को अपमान करने के लिए उनका एक पुतला दरबार पे लगवा देता है, ठीक है ना, ताकि लोग समझे कि जो पृथ्वीराज चौहान जो है क्या है, ये जयचंद का दरबारी है, ठीक है ना, ये समझे। इतना अपमान करने के लिए पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है ना, जयचंद क्या लगवा देता है, अपने दरबार पे पुतला लगवा देता है। तो संयोगिता जो है क्या करती है, उस पुतला को जाके वरमाला पहना देती है। पृथ्वीराज चौहान जब उधर से संयोगिता को लेने के लिए आते हैं और क्या है, संयोगिता को भरे स्वयंवर में से उठा के लेके चले जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे जयचंद जो है ना अब एकदम पृथ्वीराज चौहान का कट्टर दुश्मन, एकदम खून का प्यासा हो जाता है। वो अब चाहता है कि किसी भी तरह से हम इसको दिल्ली सल्तनत से हटा दें, इसके गद्दी से हटा दें, ठीक है ना। देखिए क्यों, क्योंकि अब इसका डबल ट्रिपल बेइज्जती हो जाता है ना। पहले तो उससे शादी नहीं करवाने देना चाहता है, ठीक है ना, संयोगिता का। सेकेंड है कि बीच स्वयंवर में, ठीक है ना, उसकी बेटी को लेके भाग गया एक राजा पृथ्वीराज चौहान, तो बहुत अपमान वाला बात है ना जी। हालांकि देखिए ये तो जयचंद वाला बात है ना, तब ना जयचंद तो पागल था, उतना आजकल का कोई बाप चाहता है कि हम अपना बेटी को अच्छा रिश्ता ढूंढे, ठीक है ना, लेकिन वो क्या था, पगला था, माने अपना दुश्मन से शादी करवा सकता है लेकिन दिल्ली सल्तनत के राजा से शादी नहीं करवा सकता है ना, तो ये सब बेवकूफी है ना, ठीक है, वो है ना, पहले वाला बात नहीं है ना, वो तो आज वाला बात हो गया कि पापा नहीं मान रहे हैं ना, पापा कल भी नहीं मानते थे, पापा आज भी नहीं मानते हैं। लेकिन एक बात है, अगर पापा नहीं मानते तो ये सब गलत डिसीजन नहीं लेना है कि भाग के शादी कर लिए। अरे 2 साल 3 साल का प्यार रिलेशनशिप में क्या है, मतलब माँ बाप के प्यार से थोड़ी ना बड़ा हो जाता है, ठीक है। फैमिली को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए, ठीक है, उसके डिसीजन को कदर करिए, वो आपके बारे में थोड़ी ना गलत सोचेंगे, ठीक है। हमें सब चाहता है कि मेरा फैमिली जो है, मेरा जो बच्चा बच्ची का जो भविष्य अच्छा बने, ठीक है। चलिए ये सब क्या है, छोड़िए। नेक्स्ट है तराइन का सेकंड वाले युद्ध के बारे में बता रही, तो खत्म हो गया। अब जब जो है ये लेके भाग गया पृथ्वीराज चौहान, जब संयोगिता को लेके भाग गए तो ये जयचंद जो है मोहम्मद गौरी से जाके क्या कर लिया, एक संधि कर लिया। देखिए पृथ्वीराज चौहान और कौन, जयचंद, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत युद्ध साथ में लड़े थे, तो दोनों को एक दूसरा का सीक्रेट पता था। जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान के सेना में क्या क्या कमियां हैं उसको अच्छे तरह से जानते थे, और वो जाके सब किसको शेयर कर दिए, मोहम्मद गौरी को, ठीक है। हालांकि इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ता है, लेकिन पहले इस वाले बात को क्लियर करते हैं, ठीक है। मोहम्मद गौरी से जयचंद संधि कर लिया, उसके हर एक चीज के बारे में, हर एक कमजोरी के बारे में मोहम्मद गौरी को बता दिया। देखिए आप अपना सीक्रेट मतलब, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहिए लाइफ में, ठीक है ना, अंदर से कुछ बाहर से कुछ नहीं, लेकिन हाँ मतलब अपना जो एकदम सीक्रेट चीज है वो कभी भी किसी को ना बताइए, चाहे वो कितना भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड का भी कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, और बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड अपना भी फ्रेंड हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो वही जो है मोहम्मद ये चौहान का जितना जो सेना का जो कमी था, जो कमजोरी था, वो सब किसको बता देता है, गौरी को, ठीक है। तो गौरी जो है तराइन के मैदान में अब 1 साल बाद 1192 में फिर आक्रमण करता है, किसके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, ठीक है ना। कब, 1192। देखिए तराइन का पहला युद्ध जो होता है वो 1191 में होता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब होता है, 1192 ईस्वी में। देखिए इसमें जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है, देखिए इसको एरो से आप है ना, जीतने मतलब ये जीत गया, और चौहान डाउन से दिखाया, यानी कि ये इसमें हार गए। पहला में कौन जीते थे, चौहान जीत गए थे, गौरी हार गया था, ठीक है ना। सेकंड में क्या है, गौरी जीत गया और चौहान हार गया। चौहान तो हार गए, तो चौहान हार गए तो दिल्ली सल्तनत में अब किसका राज हो गया, मोहम्मद गौरी का। अब मोहम्मद गौरी जो है दिल्ली सल्तनत पे राज करने लगा।
जयचंद क्या सोचा था कि अगर हम इससे संधि कर लेंगे तो क्या है, इसको जो खजाना चाहिए खजाना दे देंगे, बाकी तो जब अफगानिस्तान चल जाएगा, अफगान चल जाएगा, तब तो दिल्ली सल्तनत किसका हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, हमको दे देगा। लेकिन ये ऐसा किया नहीं, क्या करने लगा, दिल्ली सल्तनत पे खुद काबिज हो गया, ठीक है ना। और वहां पे है वो अपने कंट्रोल में उसको रखा, उसको जो है जयचंद को कन्नौज वाला एरिया नहीं दिया, कन्नौज और उसके आसपास का जो एरिया है वो नहीं दिया, ठीक है। इसका देखिए इंस्टेंट कर्मा भी इसको मिलेगा। ये जो है जब नहीं दिया तो ये दोनों में क्या हो गया, फिर से दुश्मनी हो गया जयचंद और मोहम्मद गौरी में, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी जो है और जयचंद के बीच में जो है चंदवार के युद्ध में जो 1194 ईस्वी में होता है, चंदवार में किसके बीच युद्ध हुआ, गौरी और जयचंद के बारे में, जयचंद के बीच में, जिसमें जयचंद हार गया और गौरी फिर जीत गया। अब देखिए गौरी तो पहले पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो उनके वाला क्षेत्र कन्नौज वाला पूरा उनके पास आ गया, फिर ये उसके पास आ गया, अफगान शासक कौन था, मोहम्मद गौरी के पास। और सेकेंड क्या था, चंदवार के युद्ध में 1194 ईस्वी में जो हुआ उसमें क्या हुआ, जयचंद हार गया, ठीक है। जयचंद के हारने का मेन कारण जो था वो क्या था, आपसी फूट था, ठीक है ना। अब ये जानता था गौरी कि जो अपना देश का नहीं हो सका, जो अपना बेटी दामाद को मरवाने के लिए हमरे साथ संधि कर लिया, कि किसी का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस चंदवार के मैदान में जब जयचंद हारा ना, तो उसको बीच चौराहा पे जाके सर अलग कर दिया गया और नीचे लिखवा दिया क्या चीज की, गद्दार जयचंद, इसीलिए जयचंद को आज भी गद्दार बोला जाता है, ठीक है ना। तो कौन लिखवाया था, मोहम्मद गौरी लिखवाया था, चौराहा के चारों पट्टी लिखवा दिया क्या है, गद्दार जयचंद लिखवाया था, ठीक है। तो देखिए अब जो है गौरी के पास भारत का दो बड़ा प्रांत उसके कब्जे में आ गया। कौन कौन, पहले तो कन्नौज जिसको चौहान को हरा के वो ले लिया 1192 ईस्वी वाला सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, और फिर मालवा का और उसके आसपास का जो क्षेत्र था जो जयचंद के कब्जा में था, जयचंद जिस पे राज करता था, वो चंदवार के युद्ध में 1194 ईस्वी में वो अपना कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो है चंदवार का युद्ध में तो क्या हो गया, जयचंद हार गया, ये तो मर गया, अब इसका सल्तनत खत्म हो गया। अब इस पे ये दोनों पे, किस पे, मालवा पे और कन्नौज पे किसका अधिकार है, मोहम्मद गौरी का। अब जो है मोहम्मद गौरी फिर से वापस कहां चला जाता है, अफगानिस्तान चला जाता है, और वहां जो है उसका एक गुलाम रहता है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन रहता है उसका एक गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम मैंने समझते हैं, गुलाम मतलब होता है एकदम अपना रुपया पैसा से खरीदा हुआ एकदम एक बंदा, एक आदमी जिसको हम जो कहे वो करेगा, ठीक है ना। उसको उसमें होता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, एकदम बिल्कुल नहीं बोल नहीं सकता, वो सालिहाना में जवाब दे सकता है, ठीक है। उसको मतलब एकदम गुलाम बना के रखना, अपने अंडर में रहना, तुम्हारा जो मन कर रहा है वो तुम्हारा मन से नहीं चलेगा, जो हम कह रहे हैं उसके मन, मतलब मालिक के अकॉर्डिंग उसको चलना है। मालिक कहेगा कि खाओ तो खाएगा, मालिक कहेगा दौड़ो तो दौड़ेगा, ठीक है। मालिक कहेगा कि फलना के साथ जाके युद्ध करो, युद्ध करेगा, मतलब गुलाम के तरह एकदम अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है ना। तो उसका जयचंद का सॉरी मोहम्मद गौरी का कौन गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। जयचंद की जो ये मोहम्मद गौरी की जो बेटी थी वो मोहम्मद गौरी की जो बेटी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि जो मोहम्मद गौरी का जो क्या था, गुलाम था, उससे बहुत प्यार करती थी। एकदम ध्यान से समझिएगा, लव ट्रायंगल यहाँ पे पूरा गुलाम वंश इसी पे है, एकदम इसी तरह से इसका आगे बढ़ता है। हम क्या बताएं, मोहम्मद गौरी जो अफगानिस्तान का शासक था, उसकी बेटी जो है गौरी के गुलाम यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत प्यार करती है, ठीक है। और उसी से शादी करने के लिए किसको बोलती है, अपने पिता को, किसको, मोहम्मद गौरी को। पहले तो मोहम्मद गौरी नहीं मानता है, ठीक है, पहले मोहम्मद गौरी इसके लिए एग्री नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, लेकिन बाद में किसी तरह से वो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ अपनी बेटी का क्या है, शादी कर देता है, ठीक है। अब देखिए गुलाम वो तो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं का राजा थोड़ी ना था, वो तो गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का, ठीक है। तो अब अपने बेटी को उस कहाँ रखेगा, कहीं के राजा रहता था ना कि उसको शादी करने के बाद अपने राज में ले जाता, वो तो गुलाम था खुद ही मोहम्मद गौरी का, तो उसके पास कहाँ से आया राज, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी जो है अपने बेटी और अपने दामाद किसको,
कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के जीते हुए 2 प्रांत कौन कौन, अभी हम बताए थे, पृथ्वीराज सिंह वाला कन्नौज और जयचंद वाला मालवा, ठीक है ना, ये 2 बड़ा बड़ा प्रांत उसको मिल गया। तो यहीं पे उसको भेज दिया शासन करने के लिए, समझ में आया। और इसी तरह से भारत में सबसे पहला इस्लामिक वंश का क्या होता है, स्थापना होता है, आगमन होता है, ठीक है। आगमन तो बहुत पहले भी होता है, आक्रमण अलग चीज है, राज अलग चीज है ना, समझ में आया। राज करने लगा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये फर्स्ट इस्लामिक वंश डायनेस्टी है, ठीक है ना। प्रथम इस्लाम वंश कौन है भारत का, कौन है, हाँ, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, ठीक है ना। क्यों गुलाम वंश, क्योंकि वो क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। अब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की बेटी से शादी कर लिया और मोहम्मद गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत भेज दिया शासन करने के लिए, राज करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से भारत में पहला क्या हुआ, मुस्लिम वंश का क्या हो गया, स्थापना हो गया। कौन वंश, गुलाम वंश का स्थापना हो गया, ठीक है ना। गुलाम वंश के प्रथम संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक इस्लाम वंश का प्रथम शासक था और प्रथम मुस्लिम शासक भी कौन था भारत का, वही था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, अब देखिए, ये तो समझ में आया, इसको थोड़ा मिटा दे, देखिए इधर, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए इधर चौहान जो थे और इधर कौन थे, जयचंद, ठीक है ना। इनकी जो बेटी थी किससे शादी कर ली, चौहान से, भाग के इससे शादी कर ली, ठीक है ना। अब देखिए, जयचंद की बेटी से चौहान शादी कर लिए, चौहान का वंश खत्म हो गया। देखिए, प्यार आज इंसान को बर्बाद कर देता है, पहले राजपाट को बर्बाद कर देता था, राजा को बर्बाद कर देता था, ठीक है। जयचंद की बेटी कौन, जयचंद की बेटी संयोगिता किससे शादी कर लेती है, भाग की, चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से। अब देखिए, जो कौन था, गौरी की जो बेटी थी, ये किससे शादी कर ली, कुतुबुद्दीन से, कुतुबुद्दीन से शादी कर लेती है। कुतुबुद्दीन कहाँ आ गया, इंडिया में राज करने के लिए। अब कुतुबुद्दीन के भी बेटी, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन की जो बेटी थी वो इसका गुलाम से शादी कर लेती है, किससे, इल्तुमिश से शादी कर लेती है। देखिए इसके बारे में बताते हैं, ये तो समझ में आ गया। गौरी की बेटी जो थी, गौरी के जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे बहुत प्यार करती थी। गौरी अपनी बेटी का शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से कर दिया, क्योंकि ये गुलाम था और इसको शासन करने के लिए भेज दिया भारत में। इसीलिए ये जो शासन किया भारत में, तो ये इसका जो पीरियड है वो क्या कहलाया, गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है ना। अब कुतुबुद्दीन का भी वो गुलाम था। भारत में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो यहाँ का राजा न बन के आया जी, गुलाम तो अफगानिस्तान में न था मोहम्मद गौरी का, अब भारत में आया तो एकदम राजा बन के आया। तो ये अपना एगो गुलाम रखा, किसको, इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश जो है, ये कुतुबुद्दीन को बेटी जो है, इसका गुलाम से शादी कर लिया। बताइए, देखिए यहाँ गौरी की बेटी राजा, एक गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी बेटी गुलाम से शादी कर ली। सेम कंडीशन, कुतुबुद्दीन की जो बेटी है ये कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश से शादी कर लेती है। तो ये भी गुलाम था नहीं, कुतुबुद्दीन क्या था, कुतुबुद्दीन जो है गुलाम था, ठीक है, किसका, गौरी का। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, ये गुलाम था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। नहीं, ये भी गुलाम था किसका, गुलाम था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन की बेटी जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम है इल्तुतमिश, उससे शादी कर लेती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन राज करेगा जी,
इल्तुतमिश है ना करेगा। अरे बेटा जिस नहीं है तो कौन राज करेगा, दमादे ना राज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये भी गुलाम था, ये भी गुलाम था, इसीलिए ये दोनों का जितना जो ये पीरियड चला इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में आया। गौरी की बेटी कुतुबुद्दीन से शादी की, ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का। अब कुतुबुद्दीन की बेटी इल्तुतमिश से शादी की, ये इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन का। तो ये दोनों का जो पीरियड हुआ, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश का जो दिल्ली सल्तनत पे राज किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुलाम वंश कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। क्लियर हो गया, धन्यवाद।